नमस्कार, मैं हूं आपके साथ गौरव राजेंद्र। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। सीएम पुष्कर सिंह धामी गुरुवार को एक दिवसीय भ्रमण कार्यक्रम के तहत सतपुली पहुंचे। सीएम सबसे पहले हेलीकॉप्टर से बिलखेत हेलीपैड पहुंचे, जहां कैबिनेट मंत्री सतपाल महाराज, गौसेवा आयोग के अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र अंथवाल और लैंसडाउन के विधायक दिलीप महंत, पौड़ी विधायक राजकुमार पौरी और द्वारीखाल ब्लॉक के प्रशासक महेंद्र राणा समेत अन्य हस्तियों ने उनका स्वागत किया। तो हेलीपैड पर नेताओं ने स्वागत किया। सीएम धामी सतपुली पहुंचे, जहां पर सीएम पुष्कर सिंह धामी का अभिवादन किया गया। तो हेलीपैड पर नेताओं ने सीएम पुष्कर सिंह धामी का स्वागत किया। बुके और गुलदस्ते देकर जो है सीएम धामी का स्वागत किया गया। इधर एसडीजी के डाटा इकोसिस्टम मॉनिटरिंग और पीएम गति शक्ति पर जो है गुरुवार को परियोजना निदेशक आनंद सिंह की अध्यक्षता में चमोली जिला पंचायत सभागार में एक दिवसीय कार्यशाला का आयोजन किया गया। इस कार्यशाला में एसडीजी विशेषज्ञ करुणाकर सिंह जो है, पीएम गति शक्ति विशेषज्ञ ऐश्वर्या और सुबोध पडगवाकर जो है सतत विकास लक्ष्य और पीएम गति शक्ति के संबंधित अधिकारियों को विस्तृत जानकारी दी। कार्यशाला में जनपद के न्यून प्रगति वाले लक्ष्यों में सुधार और डाटा अपलोड की प्रक्रियाओं को लेकर विस्तार से चर्चा की गई। एसडीजी विशेषज्ञ करुणा सिंह ने बताया कि उत्तराखंड ने सतत विकास लक्ष्यों में पूरे भारत में प्रथम स्थान प्राप्त किया है। उन्होंने इस उपलब्धि के लिए सभी अधिकारियों को बधाई दी गई और साथ ही उन्होंने पहला स्थान बनाए रखने के लिए इस वर्ष जनपद में धीमी प्रगति वाले लक्ष्यों में आवश्यक सुधार लाने की बात कही। जी, आज हमारे जनपद में जो जनपद स्तरीय एक एसडीजी कार्यशाला का आयोजन किया गया था, जिसमें हमारे जो एसडीजी के 17 लक्ष्य हैं जो हमें 2030 तक पूर्ण करने हैं। तो इन 17 लक्ष्यों के क्रम में जो हमारे जनपद के विभिन्न विभाग हैं उनके जो इंडिकेटर्स तय किए गए हैं, तो इन इंडिकेटर में किस तरीके से कौन सा डिपार्टमेंट कहाँ किस क्षेत्र में आगे है और किस इंडिकेटर के क्रम में वो पीछे चल रहा है, तो उससे संबंधित सारे विभागों से वार्ता की गई और किस तरीके से एक एक्शन प्लान इसमें बनाया जाएगा ताकि आगे आने वाले समय में हम और अच्छी प्रगति पा पाए और हमारा जो चमोली जनपद है हमारे जो प्रदेश की रैंकिंग बनती है उसमें अग्रणी स्थानों में प्रथम स्थान प्राप्त कर पाए। इसमें जो भारत सरकार का यूनाइटेड नेशन के साथ कमिटमेंट हुआ था 2015 में कि हम 17 एसडीजी गोल पर काम करेंगे और अपने विकास कार्यों में एसडीजी गोल को सम्मिलित करेंगे। इस परिप्रेक्ष्य में एक कार्यशाला का आयोजन यहाँ पर किया गया था। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रोग्राम है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का, जिसमें नीति आयोग द्वारा लगातार मॉनिटरिंग की जा रही है और हमारे प्रदेश में भी राज्य नियोजन विभाग से इसकी मॉनिटरिंग की जाती है। तो इस परिप्रेक्ष्य में सभी विभागीय अधिकारी जितने भी जनपद में थे उनके साथ एक बैठक की गई थी, जिसमें वर्कशॉप कम मॉनिटरिंग एक कार्यशाला ये थी और जिसमें हम लोगों ने देखा कि कई जगह हम बहुत अच्छा परफॉर्मेंस कर रहे हैं और कई जगह हमारी प्रगति थोड़ा। उधर मसूरी में गृह मंत्री अमित शाह की तरफ से डॉक्टर अंबेडकर पर टिप्पणी किए जाने को लेकर कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने जो है मसूरी महिला कांग्रेस अध्यक्ष जसवीर कौर के नेतृत्व में अंबेडकर चौक पर एकत्रित हुए और अमित शाह के खिलाफ जमकर नारेबाजी कर प्रदर्शन किया गया। कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने अंबेडकर के अपमान किए जाने को लेकर जो है अमित शाह से अपने पद से इस्तीफा दिए जाने की मांग की। उन्होंने कहा कि भारतीय जनता पार्टी लगातार संविधान से छेड़छाड़ करने की कोशिश करती रही है और इसके साथ कई आरोप लगाए गए। उन्होंने संविधान विरोधी कार्य किए हैं, कभी ईडी सीडी हर जो तंत्र है उसका दुरुपयोग किया है। आज तो उन्होंने हद ही कर दी कि जो हमारे
संविधान निर्माता हैं, जो हमारे देश की आजादी के परवाने हैं, जिन्होंने इस देश को बनाया, जिस देश का निर्माण किया, आज उनके खिलाफ आप सब कहते हैं। जब राहुल गांधी जी ने अडानी की बात की तो उन्हें संसद से सस्पेंड कर दिया जाता है। को शर्म आनी चाहिए। उन्होंने संसद में ऐसे शब्द बोले, क्योंकि कांग्रेस उस समय किसी चीज में वार्ता हो रही थी और उन्होंने बोला कि अम्बेडकर अम्बेडकर अम्बेडकर, अगर आप अम्बेडकर का जितना नाम ले रहे हो इतना भगवान का नाम लो तो शायद आपका भला हो जाए। तो ये एक ऐसी शख्सियत जो भारत रत्न भीमराव अम्बेडकर, संविधान के रचयिता, उनके लिए ऐसे शब्द बोल रहे हैं जिनको आधे से ज्यादा हमारे देश की जनता भगवान के रूप में मानती है, जिन्होंने ऐसा संविधान रचा जिसकी विश्व में कहीं भी वैसा संविधान नहीं है। उस संविधान में उन्होंने प्रत्येक वर्ग को लेकर उसका भला सोचा और लोकतंत्र को बचाया और लोकतंत्र की हत्या करने से बचाया। आज उस शख्सियत के लिए ऐसे शब्द बोल रहे हैं। उस संविधान में महिलाओं को उत्थान को लेकर, शिक्षा को लेकर, अपने लोकतांत्रिक अधिकारों को लेकर, अपने बोलने की आजादी, धर्म की आजादी प्रत्येक उस संविधान में है। हमारे साथियों के साथ धरना दे के मांग करी थी कि इस रोड को बनाया जाए। कई सालों से उसमें खड्डे हुए हैं और बरसात में तो बहुत ही चलना दुर्भर हो जाता है। तो आदरणीय विधायक जी का उसमें तुरंत वक्तव्य आया था, जो समाचार पत्रों में पढ़ा था कि इसमें 10 करोड़ रुपए सैंक्शन हो गए हैं और बरसात के बाद इसमें काम लग जाएगा। तो हमें लगा कि जब सम्मानित विधायक जी ने खुद बयान दिया है तो निश्चित रूप से इसमें काम लग जाएगा। लेकिन आज बड़े दुख का विषय है, पूरे विकास नगर की जनता हैरान परेशान है कि 10 करोड़ रुपए सैंक्शन होने के बावजूद भी आज भी उन सड़कों में खड्डे हैं। बहुत सारे साथियों ने उस समय फेसबुक में भी डाला कि जी हो गए हैं, पैसे सैंक्शन हो गए हैं और उसमें काम लग जाएगा, लेकिन आज तक उसमें काम ही नहीं लग पाया। खड्डे से की भरमार उस सड़क पे हो रखी, चलना दुश्वार हो रखा है। उधर उत्तराखंड में 102 नगर निकायों के निर्वाचन को लेकर राज्य निर्वाचन आयोग अपनी सभी तैयारियों को अंतिम रूप देने में जुटा हुआ है। प्रदेश में निकायों के आरक्षण की अधिसूचना अंतिम रूप से जारी होने के बाद राज्य निर्वाचन आयोग चुनाव की अधिसूचना जारी करेगा और वर्तमान में निकायों के आरक्षण को लेकर आपत्तियों का निस्तारण किया जा रहा है। राज्य निर्वाचन आयोग के सचिव राहुल कुमार गोयल ने बताया कि सभी तैयारियों को अंतिम रूप दिया जा रहा है और जल्द ही चुनाव की अधिसूचना जारी हो। चुनाव को लेकर ऐसा है कि हमारी कुल 102 नगर निकाय जो है इसमें चुनाव होना है। एक हमारी किच्छा और सेकंड हमारी नरेंद्रनगर। किच्छा माननीय न्यायालय में मामला होने से और नरेंद्रनगर में जो है पेंसिलिन प्राप्त न होने से इनकी वजह से सभी हम इसको कानून नहीं मान सकते हैं। बाकी 102 हमारी कंप्लीट है और हम चुनाव के लिए पूर्ण रूप से तैयार है। आरक्षण प्राप्त होते ही चुनाव की कार्रवाई आगे बढ़ेगी। उधर भगवानपुर में सिटी मीडिया सेंटर के कार्यालय में एक अहम बैठक हुई और इस बैठक में चुनाव को लेकर चर्चा हुई। संरक्षक धीर सिंह की अध्यक्षता में बैठक में चुनाव की तिथियों पर चर्चा की गई और ये सहमति बनी कि 21 दिसंबर को पर्चा खरीदारी होगी और आपको बता दें कि वहीं 22 दिसंबर को नामांकन, 23 को पर्चा वापसी होगी, वहीं चिन्ह भी आवंटित किए जाएंगे। आपको बता दें कि 24 दिसंबर को चुनाव और नतीजे का दिन होगा और इस बैठक में प्रेस क्लब के अधिकतर सदस्य और पूर्व पदाधिकारी मौजूद रहे। पूर्व अध्यक्ष आदिल राणा ने जानकारी दी। प्रेस क्लब भगवानपुर की आज एक अहम बैठक हुई थी जिसमें अधिकतर सदस्यों ने बैठक में भाग किया और जो एक निर्णय लिया गया वो ये है कि 21 दिसंबर को चुनाव जो होने हैं उसकी प्रक्रिया शुरू की जाएगी और जैसा कि संरक्षक महोदय ने बताया श्री देव सिंह जी ने, उसी के अनुरूप पूरी प्रक्रिया पूरी की जाएगी और निष्पक्ष तरीके से जो प्रेस क्लब भगवानपुर है, एक संगठन है पत्रकारों के लिए, उसकी चुनाव प्रक्रिया पूरी की जाएगी। और चुनाव प्रक्रिया में ये निर्णय निकल के आया है कि प्रेस क्लब भगवानपुर के नाम से जो हमारा संगठन रजिस्टर्ड है उसकी चुनाव की प्रक्रिया 21 दिसंबर से शुरू होगी। नामांकन खरीदे जाएंगे और 22 तारीख में जमा होंगे। 23 तारीख में जो है वापसी और उसके जांच और जांच के बाद चुनाव निशान दिए जाएंगे। 24 तारीख में चुनाव प्रक्रिया होगी।
विकासनगर में अधिकतर सड़कों का हाल बेहाल नजर आ रहा है। आपको बता दें कि जगह जगह सड़कों में बड़े बड़े गड्ढे दिखाई दे रहे हैं, जिससे आए दिन दुर्घटनाएं देखने को मिलती हैं और बारिश के समय इन गड्ढे में जो है पानी भर जाता है, जिससे लोगों को आवाजाही में कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। स्कूल से आते जाते छोटे छोटे बच्चों को भी पानी से भरे गड्ढों से होकर गुजरना पड़ता है। कई बार तो उनके बस्ते और उनकी ड्रेस भी भीग जाती है और इसके बावजूद भी संबंधित विभाग मौन नजर आ रहा है। तस्वीरें विकासनगर की हैं, जहां पर विकास सिर्फ नाम विकासनगर है, लेकिन काम धरातल पर विकास के नहीं हो रहे हैं, जिससे आप देख सकते हैं कि किस तरीके से विकासनगर विकास के लिए रोता हुआ दिखाई दे रहा है। तस्वीरें साफ तौर पर आप देख सकते हैं कि किस तरीके से सड़क पर गड्ढे हैं और गड्ढों से गुजरती जनता बेहाल, परेशान, और यहां पर सरकार की तरफ, प्रशासन की तरफ टकटकी लगाए देख रही है कि विकासनगर में भी विकास आ जाए तो ज्यादा बेहतर रहेगा, लेकिन विकास सिर्फ जो है कागजों में सिमट कर रह जाता है, जिससे कि कहीं न कहीं सड़कों पर आए दिन दुर्घटनाएं सामने आ रही हैं और सामने आती रहती हैं। और खासा जो है स्कूली बच्चों को यहां से निकलने में बारिश के दिनों में जो है काफी मशक्कतों का सामना करना पड़ता है, समस्याओं का सामना करना पड़ता है। छोटे छोटे बच्चों के कंधों पर भविष्य की जिम्मेदारी तो होती है, लेकिन विकासनगर की विकास की जिम्मेदारी सरकार किस हालत में जो है, किसके हाथों में जो है छोड़ती हुई दिखाई दे रही है, वो साफ तौर पर इन तस्वीरों से अंदाजा लगा सकते हैं। यहां रुक रहे हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के उस पार खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। देवभूमि उत्तराखंड, ये पवित्र धरती हर वर्ष गर्मियों के महीनों में लाखों चार धाम यात्रियों और श्रद्धालुओं का स्वागत करती है। सर्दियों में धामों के कपाट बंद हो जाते हैं, लेकिन इस दौरान भी चार धामों की पूजा अर्चना उनके शीतकालीन प्रवासों में अनवरत की जाती है, जहां बड़ी संख्या में तीर्थयात्री दर्शन के लिए आते हैं। उखी मठ के ओंकारेश्वर मंदिर में बाबा केदारनाथ, पांडुकेश्वर के योग ध्यान बद्री मंदिर में बद्री विशाल जी, खरसाली के यमुना मंदिर में मां यमुना और मुखबा के मुखी मठ मंदिर में मां गंगा का शीतकालीन प्रवास होता है। चार धाम के साथ साथ कार्तिक स्वामी, महासु देवता, मां हाट काली, जागेश्वर धाम, नैना देवी, कैची धाम सहित बहुत से धार्मिक पौराणिक महत्व के मंदिर हैं, जहां प्रतिवर्ष लाखों श्रद्धालु हर मौसम में शीश नवाने आते हैं। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के मार्गदर्शन और मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी जी के नेतृत्व में राज्य सरकार का संकल्प है कि श्रद्धालुओं के लिए इन तीर्थ स्थलों के दर्शन पूरे साल सुगम और सुरक्षित रूप से होते रहें। हमारी सरकार प्रयास कर रही है कि यात्रा शीतकाल में भी चले, ताकि चारों धामों के दर्शन का लाभ हमारे सभी श्रद्धालुओं को, देश विदेश के पर्यटकों को मिलता रहे। सर्दियों के मौसम में धार्मिक स्थलों के दर्शनों के साथ साथ उत्तराखंड में अनेक मनमोहक पर्यटन स्थल हैं, जहां यात्रियों को सर्दियों की खिली धूप, बर्फ से ढके पहाड़ों, निर्मल नदियों, झीलों की खूबसूरती का एक अलग ही अनुभव होता है। पर्यटकों की सुविधा के लिए सभी पर्यटन स्थलों और यात्रा मार्गों पर ठहरने की सुविधाओं और आवश्यक सेवाओं के पर्याप्त इंतजाम किए गए हैं। आइए आप भी इन सर्दियों में उत्तराखंड में आध्यात्म और पर्यटन का आनंद उठाइए। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। खबरों में आगे बढ़ते हैं। गुरुवार को मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी एक दिवसीय भ्रमण कार्यक्रम के तहत सतपुली पहुंचे, जहां पर मुख्यमंत्री हेलीकॉप्टर से बिलखेत हेलीपैड पहुंचे। यहां कैबिनेट मंत्री सतपाल महाराज, गौ सेवा आयोग के अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र अंथवाल, विधायक लेंसडॉन दीपलीप महंत और पौड़ी के विधायक राजकुमार पौरी सहित अन्य हस्तियों ने उनका स्वागत किया। मंत्री और विधायकों ने सीएम पुष्कर सिंह धामी का स्वागत किया।
भ्रमण कार्यक्रम के दौरान जो है हेलीपैड पर तमाम गणमान्य लोगों ने सीएम पुष्कर सिंह धामी का बुके देकर जो है स्वागत किया। सीएम पुष्कर सिंह धामी ने निर्देश दिए कि नई दिल्ली में नवनिर्मित उत्तराखंड निवास आमजन के लिए भी उपलब्ध कराया जाना सुनिश्चित किया जाए। सीएम ने प्रकाशित खबरों का संज्ञान लेते हुए कहा कि उत्तराखंड निवास में कक्ष आरक्षण के लिए जारी शासनादेश को तत्काल संशोधित किया जाए और उत्तराखंड के आम व्यक्तियों को भी उपलब्धता के आधार पर वहां कक्ष मिल सके, ऐसी व्यवस्था की जाए। मुख्यमंत्री ने दरों का भी पुनर्निर्धारण जो है करने के निर्देश दिए हैं और शासनादेश के मुताबिक दिल्ली में बनाए गए नए उत्तराखंड निवास में केवल नेता और आला अफसरों को ही ठहरने की सुविधा दिए जाने की बात कही गई थी, बाकी के लिए यहां प्रवेश नहीं रहेगा। राज्य संपत्ति विभाग ने इसके लिए रेट लिस्ट और ठहरने के पात्र लोगों की सूची जारी कर दी थी। अपर सचिवों से लेकर आम आदमी तक के लिए यहां ठहरने की व्यवस्था नहीं की गई थी, जिसका संज्ञान लेते हुए सीएम धामी तत्काल इसे संशोधित करने के निर्देश दिए हैं और यहां उत्तराखंड शासन या सरकारी विभागों की बैठक निःशुल्क कराई जा सके। खबर देहरादून से है, जहां राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के अंतर्गत शहरी स्वास्थ्य मिशन द्वारा देहरादून के शहरी क्षेत्रों में विशेषज्ञ चिकित्सा शिविरों की श्रृंखला का शुभारंभ किया गया। संजय कॉलोनी स्थित सामुदायिक भवन में आयोजित कार्यक्रम का शुभारंभ स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर धन सिंह रावत ने वर्चुअल माध्यम से किया और इस अवसर पर आयोजित निःशुल्क विशेषज्ञ चिकित्सा शिविर में क्षेत्र के सैकड़ों लोगों ने विभिन्न स्वास्थ्य सेवाओं का लाभ लिया। कार्यक्रम के शुभारंभ अवसर पर स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर धन सिंह रावत ने कहा कि राज्य के अंतिम व्यक्ति तक स्वास्थ्य सेवाओं का लाभ पहुंचाने के लिए राज्य सरकार कृत संकल्प है। साथ ही उन्होंने कहा कि सरकार निरंतर राज्य में चिकित्सा से संबंधित अवस्थापना ढांचे को जो है मजबूत करने के साथ साथ स्वास्थ्य विभाग में रिक्त पदों को भरने का कार्य कर रही है। उत्तराखंड में वनाग्नि के स्थायी समाधान तथा चीड़ के पत्तियों से सीबीजी उत्पादन की संभावनाओं पर गंभीरता से कार्य करने के परिप्रेक्ष्य में जो है मुख्य सचिव राधा रतूड़ी ने सचिवालय में इंडियन ऑयल के साथ बैठक में इस संबंध में ऊर्जा, ग्राम्य विकास, पंचायती राज एवं वन आदि संबंधित विभागों और साथ साथ इंडियन ऑयल के अधिकारियों की एक कमेटी गठित करने के निर्देश दिए हैं। मुख्य सचिव ने इंडियन ऑयल को राज्य में पिरूल की सीबीजी उत्पादन में फीड स्टॉक के रूप में प्रयोग करने, जैविक खाद और ग्रीन हाइड्रोजन के रूप में उपयोगिता की संभावनाओं पर अध्ययन कर रिपोर्ट शासन को भेजने के लिए कहा है। उधर सड़कों के गड्ढे भरने में हो रही हीला हवाली को लेकर कुमाऊं कमिश्नर दीपक रावत ने सख्त रुख अपनाया है। सड़कों में गड्ढे होने की शिकायत मिलने के बाद आज कुमाऊं कमिश्नर हल्द्वानी शहर के दौरे पर निकले। साथ ही आपको बता दें कि सड़कों में कई जगह गड्ढे पाए गए और इसके अलावा मंडी के पास एक सड़क बिल्कुल खस्ता हालत में जो है मिली है और जिसको लेकर कुमाऊं कमिश्नर ने अधिकारियों से जो है दो टूक शब्दों में कहा कि सड़कों में गड्ढों को लेकर किसी भी तरह की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी और संबंधित अधिकारी या विभाग के खिलाफ कार्रवाई प्रस्तावित होगी। इसके अलावा 4 दिन पहले जो है हल्द्वानी में हुए भीषण अग्निकांड की जानकारी पर कमिश्नर घटनास्थल पहुंचे और हाइड्रेंट की जानकारी ली और पता चला कि अग्निकांड के समय हाइड्रेंट जो है नहीं चला, जिससे 3 दुकानें जलकर खाक हो गईं। लापरवाही पर कुमाऊं कमिश्नर ने संबंधित अधिकारियों के खिलाफ जो कार्रवाई करने की बात कही है।
उधर आगामी फरवरी माह में उत्तराखंड में नेशनल गेम्स होने हैं और जिसको लेकर सरकार ने तैयारी भी शुरू कर दी है। वहीं हल्द्वानी के इंटरनेशनल स्टेडियम में नेशनल गेम्स की तैयारियों के लेकर प्रशासन के द्वारा इंतजाम पुख्ता किए जा रहे हैं और ऐसे में हल्द्वानी शहर रंग रोगन कर कार्य शुरू कर दिया है। और सिटी मजिस्ट्रेट एपी वाजपेयी ने बताया कि हल्द्वानी में चौराहों के चौड़ीकरण का काम लगातार जारी है। वहीं उत्तराखंड में आगामी फरवरी माह तक नेशनल गेम्स को लेकर हल्द्वानी में भी सड़कों के सौंदर्यीकरण का कार्य शुरू हो गया है। वहीं अंतर्राष्ट्रीय स्टेडियम से जुड़ी उन सभी सैकड़ों पर सड़कों को लेकर जहां से सभी राज्यों के खिलाड़ी आना जाना रहेगा, उन सभी सड़कों का सुधारीकरण जारी है। देखिए, जो चौराहों के चौड़ीकरण का कार्य है वो तो हमारा गत वर्ष दिसंबर से प्रस्तावित था और उसमें काफी प्रगति हो गई है और वो कई जगह हम लोग फिनिशिंग की स्थिति में है। इसके अतिरिक्त जो हमारे राष्ट्रीय खेल होने हैं उसके दृष्टिगत लोक निर्माण विभाग अपने जो मुख्य मार्ग हैं, खासकर जिन मार्गों से हमारे विभिन्न प्रदेशों से आने वाले खिलाड़ी गुजरेंगे या अन्य हमारे जो उसके स्पेक्टेटर्स आएंगे, उनको लेकर रामपुर रोड और जो हमारा नैनीताल रोड है, इस पर लोक निर्माण विभाग के द्वारा रोड फर्निशिंग का काम किया जा रहा है। उधर हल्द्वानी कोतवाली में आरटीआई कार्यकर्ता भुवन पोखरिया पर सरकारी कार्य में बाधा डालने का मुकदमा दर्ज हुआ है। दरअसल आपको बता दें कि एलआईयू सब इंस्पेक्टर मनोज कुमार ने हल्द्वानी कोतवाली में पुलिस में तहरीर देते हुए बताया कि भुवन पोखरिया कुछ लोगों के साथ बहुउद्देशीय पुलिस भवन में वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक नैनीताल के कार्यालय में आया और इस दौरान भुवन पोखरिया जोर जोर से बोल रहा था, लेकिन जब उसे समझाने का प्रयास किया गया तो उसने पुलिसकर्मी के साथ में गाली गलौज शुरू कर दिया। इतना ही नहीं, आरटीआई कार्यकर्ता पर पुलिसकर्मी के परिवार को अपशब्द बोलने का भी आरोप लगा है। फिलहाल पुलिस पूरे मामले में भुवन पोखरिया से पूछताछ कर रही है। इन्होंने एक शिकायत दर्ज की थी चोरगलिया थाने में कि उनकी गाड़ी को रोककर किसी अज्ञात कार सवारों ने उनके परिवार पर जानलेवा हमला किया है, जिसपे चोरगलिया थाने में एफआईआर भी दर्ज है और उसकी जांच जारी है। उसी के जांच के संबंध में वो शिकायत लेकर आज पुलिस ऑफिस आए, लेकिन आवेश में आकर उनके द्वारा हमारे कर्मियों के साथ दुर्व्यवहार किया गया और सरकारी कार्य में बाधा डालने का प्रयास किया गया, जिसके उसमें उनके विरुद्ध एफआईआर की गई है। उधर उत्तराखंड में यूनिफॉर्म सिविल कोड जनवरी 2025 में लागू किया जाएगा और इससे पहले अधिकारियों और कर्मचारियों को यूनिफॉर्म सिविल कोड के इस्तेमाल संबंधित ट्रेनिंग दी जा रही है। जैसे ही ये ट्रेनिंग पूरी हो जाएगी, प्रदेश में यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू कर दिया जाएगा। इसके लिए सभी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। आपको बता दें कि उत्तराखंड यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू करने वाला देश का पहला राज्य बन जाएगा। जानकारी के लिए बता दें कि मंगलवार 17 दिसंबर को राज्यसभा में शीतकालीन सत्र के दौरान केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने उत्तराखंड की यूनिफॉर्म सिविल कोड की तारीफ की थी। वहीं बुधवार को उत्तराखंड सचिवालय देहरादून में उत्तराखंड निवेश और आधारिक संरचना विकास बोर्ड की बैठक के दौरान सीएम पुष्कर सिंह धामी ने भी विस्तार से बताया। यूसीसी ड्राफ्ट कमेटी के द्वारा 18 अक्टूबर 2024 को यूसीसी की नियमावली शासन को दे दी गई है, हमें प्राप्त हो गई है और उस पर कार्रवाई गतिमान है। विधि विभाग और हमारा विधायी और न्याय विभाग के द्वारा उसका परीक्षण कर लिया गया है और इसमें घर बैठे ही बहुत सारी सुविधाएं, बहुत सारे एप्लीकेशंस घर ही पर उनके लोगों को, जो जरूरतमंद लोग हैं उनको मिलने वाले हैं और इसके लिए जो ट्रेनिंग है वो ट्रेनिंग जारी है। 1 माह के अंदर ट्रेनिंग पूरी हो जाएगी और हमने ये तय किया है कि जनवरी 2025 में पूरी तरफ से हमारे सारे कार्मिक भी, सारी उनकी ट्रेनिंग भी पूरी हो जाएगी, सभी प्रकार की तैयारियां पूरी हो जाएंगी और हम इसको लागू कर देंगे। कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी ने हाथीबड़कला देहरादून में कैंप कार्यालय में अधिकारियों संग बैठक ली और इस बैठक में विभिन्न विकास कार्यों की समीक्षा की गई। वहीं बैठक में कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी ने मसूरी विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत जल निगम और जल संस्थान द्वारा
किए जा रहे विभिन्न विकास कार्यों की समीक्षा की। आपको बता दें कि उन्होंने अधिकारियों से मसूरी विधानसभा क्षेत्र में हुए कार्यों की प्रगति की विस्तार से जानकारी भी ली। गणेश जोशी ने अधिकारियों को मसूरी विधानसभा क्षेत्र में मुख्यमंत्री की घोषणा के अंतर्गत कार्यों और क्षेत्र में नलकूपों, पंपिंग स्टेशन, सीवर लाइन के सभी कार्यों को प्राथमिकता से करने और निर्धारित समय सीमा में भीतर पूरा करने के निर्देश दिए। फिलहाल बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार। देव